So this is the part 2 of the physiology of the shock. So before we start the hypovolemic shock, एक टॉपिक जो रह गया था that is the stages of the shock. ठीक है. So before starting the stages and hypovolemic shock, first of all let's see the छोटा सा concept जो गाइडन में दे रखा है, दैट इज़ व्हाट फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ शॉक क्या क्या हो सकते हैं. ये आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यू डू नॉट हैव टू राइट इन द एग्जाम, सो बट दिस इज़ ओनली फॉर द कंसेप्ट. सो जब भी फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ शॉक क्या हो सकता है, देखो शॉक किसकी वजह से होता है. हमने पढ़ा कि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है टू द टिश्यूज़. सो बेसिकली लास्ट में क्या होगा कि टिश्यू तक ब्लड कम पहुंच रहा है. नाउ ब्लड कम पहुंच रहा है तो इसके कारण दो हो सकते हैं. या तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है, मतलब कुछ कार्डियक आउटपुट पे फ़र्क आया है, या तो कुछ अदर कॉज है. तो दो कॉज हो सकते हैं. कॉज ड्यू टू द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलेटरी शॉक अकर्स ओनली ड्यू टू द कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना. सेकेंड, वो कुछ और चीज़ से भी हो सकता है ना, लाइक कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मल है बट कुछ ऐसे अदर कॉज है जिसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक हुआ है. तो पहले देख लेते हैं कि कार्डियक आउटपुट कम हुआ है, उसकी वजह से शॉक हुआ है. तो वो कारण क्या है कि कार्डियक आउटपुट कम क्यों हो सकता है. तो इट कैन बी एनी ड्यू टू द मतलब हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कम हो गई है कुछ भी एबनॉर्मालिटी की वजह से, लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे हमने पहले देखा, जिसे कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, जहाँ पे हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाती है तो वहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा और लास्ट में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा. कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो टिश्यू तक ब्लड कम पहुँचेगा एंड ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, न्यूट्रिशन कम पहुँचेगा और लास्ट में टिश्यू नेक्रोस होके डेथ हो जाएगा अगर थेरापी नहीं दी गई. ठीक है. सो अगर कार्डियक आउटपुट की वजह से शॉक हुआ है तो ये एक फिजियोलॉजिकल कॉज था. तो दूसरा फिजियोलॉजिकल कॉज क्या हो सकता है कि कार्डियक आउटपुट सब कुछ नॉर्मल है पर दूसरा कुछ भी कॉज हो सकता है ना, लाइक मान लीजिए कि अगर मेटाबॉलिज्म, सेल का जो खुद का मेटाबॉलिज्म है, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल बहुत ज़्यादा है कि जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो उसको कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सेल इतना वर्क कर रहा है कि उसको जितना न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, जितना भी उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो उसको कम पड़ रहा है. तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना कि मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, ऑक्सीजन उसको वैसे भी कम मिल रहा है, तो लास्ट में फाइनली क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा. तो ये भी कॉज हो सकता है. और क्या कॉज हो सकता है, जहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल है पर दूसरा कॉज लाइक इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न, मतलब एट द मॉलिक्यूलर लेवल क्या हो सकता है कि टिश्यू परफ्यूजन में कुछ प्रॉब्लम, मतलब ऑक्सीजन तो कार्डियक आउटपुट तो सही है, मतलब ब्लड भी टिश्यू तक पहुंच रहा है बट जो ब्लड पहुंच रहा है टिश्यू तक वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन भी हो सकता है. सो ये था कि दो फिजियोलॉजिकल कॉज जो हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर शॉक को के कारण है. सो बेसिकली एक और जो टॉपिक छोटा सा दिए रखा है कि आर्टीरियल प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा इन केस ऑफ अ शॉक. तो देखो, आर्टीरियल प्रेशर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं प्रिंसिपल टू मेजर द एडिक्वेसी ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम बाय द फिजिशियंस. तो ऐसा नहीं है कि कार्डियक इन केस ऑफ अ शॉक अपना जो आर्टीरियल प्रेशर है वो कम ही हो, ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि अगर कार्डियक आउटपुट की वजह से, अगर कार्डियक आउटपुट कम हुआ है तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर कम होगा. बट व्हाट, अगर कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मल है, जैसे इस केस, अगर ऐसा केस हो जहाँ पे कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है तो आर्टीरियल प्रेशर भी तो नॉर्मल होगा ना. तो क्या होगा, देखो आर्टीरियल प्रेशर, व्हाट अकर टू द आर्टीरियल प्रेशर इन द शॉक. या तो आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल होगा. क्यों नॉर्मल होगा, क्यों, मान लीजिए अगर कुछ भी शॉक हुआ है, शॉक की वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कम, ब्लड पहुंच रहा है अपना टिश्यू तक, तो ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो आर्टीरियल प्रेशर तो कम होएगा. बट जो पेशेंट या सब्जेक्ट की जो नर्वस रिफ्लेक्सेस है, लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ा रही है या फिर कुछ भी ऐसा कर रही है जिसकी वजह से शॉक का जो भी इफ़ेक्ट है वो कम हो रहा है, तो भी अपना आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल हो सकता है. तो नॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि द सब्जेक्ट है वो पावरफुल नर्वस रिफ्लेक्स, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अपना आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल हो सकता है. और दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि आर्टीरियल प्रेशर कम आएगी. वाई,
बिकॉज कार्डियक आउटपुट कम है। क्यों? बिकॉज वीनस रिटर्न कम है, बिकॉज ऑक्सीजन परफोरेशन रेशियो जो सेल तक पहुंच रहा है वो भी कम है। सो ऐसा नहीं है कि आर्टेरियल प्रेशर कम ही होगा इन केस ऑफ एवरी शॉक, इट कैन ऑल्सो बी नॉर्मल। सो दिस वॉज अ स्मॉल टॉपिक जो गाइटन में दे रखा था। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ शॉक। नाउ शॉक भी डिफरेंट लेवल के हो सकते हैं, लाइक कुछ डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ अ सिवियरिटी इज डिफरेंट इन द डिफरेंट शॉक। मीन्स शॉक के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। मान लीजिए 3 स्टेजेस हैं। तो पहला तो है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बॉडी की जो भी है ना मैकेनिज्म है, मैंने आपको अभी बताया कि जो अगर मान लीजिए शॉक हुआ है तो शॉक की वजह से ऑक्सीजन सेल तक कम पहुंच रही है, तो अपनी बॉडी ऐसे कुछ मैकेनिज्म, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी जिसकी वजह से सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। सो ऐसी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से अपना जो शॉक का जो भी इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो उस स्टेज को कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, जब तक बाहर से कोई थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर शॉक इस स्टेज में है देन इट कैन बी, उसे ठीक किया जा सकता है। तो क्या लिखा है? फुल रिकवरी विदाउट एनी थेरापी ड्यू टू द सर्कुलेटरी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। इसीलिए नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज को हम कंपेंसेटरी फेज भी कहते हैं या फिर कंपेंसेटरी स्टेज भी कहते हैं, जहाँ पे विदाउट एनी थेरापी अपनी जो बॉडी होती है इट अपने आप कंपेंसेट कर देती है जो भी शॉक का इफेक्ट है। सो इट इज़ अ नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। दूसरा स्टेज आता है प्रोग्रेसिव स्टेज। अब प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, अगर थेरापी नहीं दी गई तो जो शॉक इंड्यूस हुआ है वो फर्दर एक विशियस साइकिल में एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर अपना टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेगा और एट द रेट लास्ट में टिश्यू नेक्रोटिक हो जाएगा। तो क्या लिखा है? शॉक बिकेम वर्स एंड मे कॉज डेथ इफ थेरापी इज नॉट गिवन। तो इन शॉर्ट क्या है प्रोग्रेसिव स्टेज में? प्रोग्रेसिव स्टेज में अगर थेरापी दी जाती है पेशेंट को या फिर सब्जेक्ट को, देन यस, शॉक का जो इफेक्ट है वो कम किया जा सकता है या उसको स्टॉप किया जा सकता है। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज में तो क्या था, थेरापी दिए बिना ही अपनी बॉडी की मैकेनिज्म शॉक के इफेक्ट को कम कर दे रही थी। पर प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होगा, अगर थेरापी नहीं दी गई तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी सब्जेक्ट की। बट अगर थेरापी दी गई देन सब्जेक्ट कैन बी बचाया जा सकता है। ठीक है। अब इरिवर्सिबल स्टेज। नाउ इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ अ शॉक में क्या होता है कि जितनी भी थेरापी दे बट सब्जेक्ट को है ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शॉक इतने एक्सटेंट तक बढ़ गया है कि जो टिश्यू है ना वो कम्प्लीटली नेक्रोटिक हो गया है। तो उस कोई भी थेरापी का उस शॉक के इफेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखा है? ऑल टाइप ऑफ अ थेरापी हैव नो इफेक्ट बिकॉज शॉक हैज़ प्रोग्रेस्ड अप टू सच एक्सटेंट दैट अल्टीमेटली डेथ ऑफ द सब्जेक्ट अकर। तो लास्ट में क्या होएगा? टिश्यू डिटोरेशन एंड इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द सर्कुलेटरी शॉक। लास्ट में अगर थेरापी नहीं दी गई सब्जेक्ट को तो लास्ट में शॉक का रिजल्ट है टिश्यू डिटोरेशन, मतलब टिश्यू नेक्रोटिक हो जाएगा अगर शॉक की थेरापी नहीं दी गई, मतलब ट्रीटमेंट नहीं दी गई। ओके। सो दिस वाज द स्टेजेस ऑफ द शॉक के बारे में पढ़ा हमने, और फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ द शॉक के बारे में पढ़ा जो पहले रह गया था। सो अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा हाइपोवैलेमिक शॉक का टॉपिक एंड उसकी डिटेल। सो मिलते हैं पार्ट 3 ऑफ अ सर्कुलेटरी शॉक।